अगर प्रियंक कानून गो के नाम की जगह कोई सैफुल्ला नाम होता तब इन्हें दिक्कत ना होती क्या? तो जो अपने आप को कानून के ऊपर मानता है तो जमीन पे लाके कानून की निगाह में बराबर वो है, यह एहसास दिलाना ही हमारा काम है। 1984 का दौर आपको ध्यान है, सिख दंगे। 1993 में NHRC का गठन हुआ। कानून बनाते वक्त तत्कालीन सरकार ने उसमें ये लिख दिया कि जो मामले मानवाधिकार उल्लंघन के 1 वर्ष से ज्यादा पुराने होंगे उन पर संज्ञान नहीं लिया जाए। पगड़ी, दाढ़ी, कड़ा, कृपाण, केश देखकर जिनके गले में टायर डालकर जिनको जिंदा जला दिया गया। इतिहास बदलने की कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की। अंडर द कारपेट बहुत सारे काम इस देश में किए गए। देखिए, एक हमेशा समाज में कठमुल्ला तत्व रहता है जो ये चाहता है कि कम्युनिटी, कौम उनके इशारों पे चलती रहे। भारत के नागरिकों के बीच में से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और किसी के दिमाग में अगर ये शक, शुबा, अंदेशा है कि हम एक दिन तादाद में इतने हो जाएंगे, घुस घुस के भारत पे कब्जा कर लेंगे, तो ये तो 1800 साल से लोग करते आ रहे हैं, कोशिश कभी कर नहीं पाए, ये हो भी नहीं पाएगा। हमने 1947 में पाकिस्तान पूरा बफ कर दिया। जाओ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज मेरे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो हैं और उनसे बातचीत आज तमाम मुद्दों पर करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि नई जिम्मेदारी और कितनी बड़ी चुनौती? अभी तक मैंने पिछले लगभग 1 दशक बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में काम किया। अब मैं ये मानता हूं कि मैं बालिग हो गया, तो अब जो है वयस्कों के सभी के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर सकेंगे। निश्चित रूप से सरकार की कोई भी जिम्मेदारी, और जब भारत सरकार के शीर्ष लोग राष्ट्रपति को अनुशंसा करके आपको किसी दायित्व पर भेजते हैं तो वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में हर किसी के मानवाधिकार सुनिश्चित रहें और इससे संबंधित निगरानी और शिकायतों के निष्पादन का काम अपने आप में एक बहुत ही महती जिम्मेदारी का काम है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी चुनौतियां हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनौतीपूर्ण काम को हल करने में आगे मजा आएगा, काम करेंगे। मज़ा तो इतना आएगा कि मैं आपका एक्स अकाउंट देख रहा था, सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा, जैसे जिम्मेदारी मिली वैसे ही आप ग्राउंड जीरो पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिए। देखिए, वो जो जब मैंने चार्ज लिया, सूचना मिली और सोचना बंद, ऐसा हमको बचपन से सिखाया है। तो सूचना मिली तो उस दिन चार्ज ले लिया। भयानक ठंड थी दिल्ली में उन दिनों, बारिश हुई थी 3 दिन। तो जो सड़क पर रहने वाले हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए जो शेल्टर्स हैं या जो उनसे जुड़ी हुई बस्तियां हैं, वहाँ पे लोग ठीक तरीके से रह पा रहे हैं या नहीं, उनको उनके गरिमामय जीवन का अधिकार जो भारत का संविधान प्रदान करता है वो मिल पा रहा है कि नहीं, और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो इस सब उद्देश्य से मैंने दौरा शुरू किया। बहुत ही पैथेटिक स्थितियां हमको देखने को मिली और हमने उस पर कार्यवाहियां की हैं। लेकिन अगर काम मिला है तो काम करना है, दायित्व है तो दायित्व का निर्वहन करना है, तो उसमें पहला दिन और दूसरा दिन तो कुछ होता नहीं। लेकिन आपकी नियुक्ति पर सवाल भी खड़े हो गए। विरोधियों को बुरा लग गया। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, विपक्ष हो, कह रहा विविधता दिखनी चाहिए था, ये तो पहले से तय था, फिर उठा के बैठा दिया इधर लाकर। उनको विविधता के मायने क्या है मेरी समझ से परे हैं।
हिंदुओं के द्वारा कोई काम किया जाना या किसी दायित्व पर हिंदू को रखा जाना उनको तकलीफ देता है, तो विविधता ना होने का वो बहाना बनाते हैं। हम्म। दूसरा विषय ये है कि हो सकता है उनके कुछ पर्सनल बायसेस हों मेरे प्रति। मेरे पिछले दायित्व का निर्वहन करते हुए एक आध मौका ऐसा आया था जब कांग्रेस के एमपी, जो नाम ले रहे हैं अब, राहुल गांधी ने एक नाबालिग रेप विक्टिम की पहचान उजागर कर दी थी, जो कानून का उल्लंघन था, पॉक्सो का उल्लंघन था। हमारे पास शिकायत आई, हमने कार्रवाई के निर्देश दे दिए, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। उसी बात की खुंदस। हो सकता है। देखिए, हमारा काम है कि कानून की नज़र में सब बराबर रहें। तो जो अपने आप को कानून के ऊपर मानता है, जो अपने आप को ये मानता है कि उसके लिए कानून नहीं, उसको ज़मीन पे लाके कानून की निगाह में बराबर वो है, ये एहसास दिलाना ही हमारा काम है। मुझे लगता है कि हम अपने काम में सफल रहे, इसलिए ये बायसेस किसी के हैं तो रहे। अच्छा, अभी जब मैंने ये सवाल किया तो आपने कहा कि जब हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, एक हिंदू चेहरा है, तो इनको विविधता नजर आने लगती है। अगर प्रियंक कानून गो के नाम की जगह कोई सैफुल्ला नाम होता तब इन्हें दिक्कत ना होती क्या? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने एक क्षेत्र विशेष में काम किया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है, जो देश ने देखा है। देश ने जो काम देखा उसको निश्चित रूप से सरकार ने भी, और सरकार के जो प्रमुख हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, या गृह मंत्री हैं, या लोकसभा के स्पीकर हैं, या राज्यसभा के सभापति हैं, जो जो लोग भी देश में प्रमुख लोग हैं, या जो लोग इस कमेटी में बैठते हैं जहाँ पे ये नामों को तय किया जाता है, उन्होंने देखा। हमने बाल अधिकारों की बातें अखबारों में छपवाई हैं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ऐसे अनेक सारे माध्यमों से बाल अधिकारों को प्रसारित करने का काम किया है, जिसे देश ने सराहा है। और उस कैपेसिटी में काम आगे कर सकूं, या ऐसा जिम्मेदारों को लगता है कि मैं दायित्व के साथ न्याय कर सकूंगा, तो इसलिए मेरे को दायित्व दिया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की किसी को अंदेशा होना चाहिए। अगर मैं काम नहीं करूं तब आप बात करिएगा, मैं काम करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। जो पहले आपने काम किया, बच्चों की जब बात की आपने, उनके लिए काम किया, उसकी सराहना आपको कहाँ कहाँ से मिली, अगर ऊपर लेवल पे मैं बात करूँ तो? मेरे को मन में संतोष है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को मन में संतोष है कि मेरे को जो मेरे नेतृत्व ने काम सौंपा, मैंने उस काम को अपनी हैसियत के हिसाब से पूरा करने का प्रयास किया। मैंने काम चोरी नहीं की। ये मेरे मन में संतोष का भाव देता है। बिल्कुल, लेकिन राहुल समेत कांग्रेस को मानवाधिकार की बड़ी चिंता, संविधान की बड़ी चिंता, ये असल में चिंता है या फिर मंशा कुछ और है, जिसका जिक्र भी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे? 1984 का दौर आपको ध्यान होगा, सिख दंगे। सिख दंगे, भोपाल गैस कांड में जो लाखों लोगों को मारने का दोषी एंडरसन, उसको चोरी से भगा देना, ऐसे तमाम किस्से कहानियां हैं। सवाल यहाँ एक दूसरा है रोहित जी। 1993 में एनएचआरसी का गठन हुआ, एक कानून के तहत। ठीक। कानून बनाते वक्त तत्कालीन सरकार ने उसमें ये लिख दिया कि जो मामले मानवाधिकार उल्लंघन के 1 वर्ष से ज्यादा पुराने होंगे, उन पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। क्या तात्पर्य है इसका? कि 1984 में धार्मिक पहचान के आधार पे पगड़ी, दाढ़ी, कड़ा, कृपाण, केश
देखकर, जिनके गले में टायर डालकर जिनको जिंदा जला दिया गया, उन मामलों पे आयोग संज्ञान ना ले। मंशा क्या थी? अयोध्या में निहत्थे लोगों पर दोनों तरफ से घेर के जनरल डायर की तरह गोली चला के मार दिया गया जिनको, उस पर आयोग संज्ञान ना ले सके। जहरीली गैस से लाखों लोगों को मारा गया भोपाल में, उसका आरोपी चूंकि हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, उसको चुपचाप भगा दिया, उस पर यह आयोग संज्ञान ना ले ले, कानून ही मनमाफिक बना दिया। तो जो इस तरीके की लिबर्टी को एंजॉय करते आ रहे हैं, जो खुद को एक ऐसे ओहदे पे देखने के आदी हो गए हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, उनकी तकलीफ का विषय है। अगर मैं ये नहीं बताऊं कि 1993 के कानून में लिख दिया है कि 1 साल से अधिक पुराने मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो ये बात देश को पता ही नहीं चलेगी। तो डरिए। इतिहास बदलने की कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की। अंडर द कारपेट बहुत सारे काम इस देश में किए गए, और ये वक्त है कि देश जागकर उन बातों का हिसाब मांग रहा है। इमरजेंसी में मेरे पितामह ने जो सहा है, मेरे परिवार ने वो कष्ट झेले हैं, महीनों महीनों फरार रहना पड़ा है बिना किसी गलती के, उन बातों पर यह आयोग संज्ञान ले ना ले। वो तो 1 साल से पुराना मामला था ना, 75 का मामला था भाई। तो ये मामले अंडर द कारपेट दबे रहे, इसलिए आयोग के गठन के कानून में ये डाल दिया गया कि 1 साल से अधिक पुराने मामलों को, भाई ये तो अब ये गड़ा मुर्दा है, इसे कोई उखाड़ेगा नहीं, ये हमारा पाप है, हमने इसे छिपा दिया है, इस पर अब कोई बात नहीं करेगा। तो ये गलत है। बुनियादी अधिकारों की बात हमेशा अक्सर होती है, खाना, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, बोलना, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, आप मदरसों में जाइए किस तरीके से हनन होता है, कई जगह स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चों को मारा पीटा जाता है। बुनियादी अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए लड़ाई कैसे आप लड़ेंगे या कैसे देश लड़े? priyank.kanungo@gov.in ये ईमेल आईडी अपने स्क्रीन पे कृपया प्रसारित करिएगा। बिल्कुल। यही एक हथियार है हमारे पास। हमारा काम है शिकायतों का निपटान करना। जितनी शिकायतें आएंगी उतने लोगों की मदद कर पाएंगे, जितने मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करवा पाएंगे, उतनी नज़ीर कायम हो पाएंगी। मैं नज़ीर कायम करने में यकीन रखता हूँ। मैं इस बारे में यकीन रखता हूँ, इस बात को मन से मानता हूँ कि अगर एक बार उल्लंघन करने वाले को सख्त सज़ा दी गई है तो उसके आसपास के लोग चौकन्ने हो जाएंगे, आइंदा कभी कोई उल्लंघन करेगा नहीं। मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि जिस इलाके में ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर चालान कर रही होती है, लोग हेलमेट पहन के चलते हैं। हमारा काम ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े होकर चालान काटने का है। जितने चालान करेंगे उतने लोग नियमों का पालन करेंगे। दिक्कत यही है ना कि जब पुलिस देख लिया तो हेलमेट पहन लिया, जैसे रेड लाइट क्रॉस की हेलमेट उतार दिया। ये पता रहे कि पुलिस खड़ी है। तो जितनी शिकायत हमारे पास आएंगी हम उस पर काम कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे अक्सर बात होती है मदरसों को लेकर, उत्तर प्रदेश से कई खबरें हाल फिलहाल में आई कि जाली नोट छप रहे हैं, बच्चों के साथ अत्याचार की खबरें आई। एक मदरसे में तो किताब मिली, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन। जब ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और फिर जब मदरसों पे कार्रवाई की बात होती है तो एक पक्ष क्यों परेशान होने लगता है कि अगर इस तरीके से वैध काम हो रहा है तो बंद होने चाहिए? देखिए, एक हमेशा समाज में कठमुल्ला तत्व रहता है जो ये चाहता है कि कम्युनिटी, कौम उनके इशारों पे चलती रहे और उनका एक जो झूठ का तंत्र है वो कायम रहे। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो उनके पीछे चलना बंद कर देंगे। इसलिए मदरसा एजुकेशन सिस्टम को भारत में इस तरीके से बना दिया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, कि बच्चे बुनियादी तालीम हासिल ना कर सकें, अपने अधिकार ना जान सकें और इनका जो झूठ का साम्राज्य है वो चलता रहे। ये लोग कम्युनिटी को डरा के रखना चाहते हैं और कौम जितना डरेगी उतना इनके पीछे चलेगी, ऐसा इनका मानना है। तो
अगर आप जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे, तो आप इनके पीछे भी नहीं चलेंगे और डरेंगे भी नहीं। तो हमारा काम है कि हर बच्चे को शिक्षा की रोशनी मिले, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा जो उसका हक है वो मिले, जिससे कि इस तरीके से जो एक 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 मैं ये कहूँगा कि एक दबे हुए समाज की संरचना ये लोग करते हैं, जो मदरसा चला रहे हैं, उनको उनको सरपरस्ती दे रहे हैं, उस मिथ को तोड़ना शिक्षा से ही संभव है। इसलिए बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। रही बात ये कानूनों के उल्लंघन की, तो हर एक उल्लंघन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकारी फंडिंग से रिलीजियस एजुकेशन मदरसा चलाना बंद होना चाहिए। हिंदू बच्चों को मदरसे में नहीं जाना चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जिन पर मैं कायम हूँ और आगे भी इन पर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, अभी एक खबर आई 2018 में चंदन गुप्ता जो मारे गए थे गोली से, 28 उनके जो आरोपी थे उम्र कैद की सज़ा दी गई। उसमें कोर्ट में एक बात कही गई कि कुछ एनजीओज थे जो कि इंग्लैंड अमेरिका के थे, वो फंडिंग कर रहे थे चंदन गुप्ता के आरोपियों को, और इसकी जांच सरकार को करना चाहिए। देखिए, ये मेरे काम के हिस्से से अलग एक सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनजीओज का तंत्र देश में अराजकता फैलाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। कुछ फॉल्ट लाइंस इन एनजीओज ने, या जो ये तंत्र है उसने बना रखी है। जैसे जॉर्ज सोरोस का नाम आजकल बार बार आता है, तो उन फॉल्ट लाइंस के आधार पे लोगों को उकसाना, उनकी भावनाओं को भड़काना, देश में दुनिया में अराजकता फैलाना, ये इनका व्यवसाय है। तो निश्चित रूप से भारत में जो एफसीआरए के कानून ने सख्ती की है, इस तरीके से अराजकता फैलाने वालों को लगाम लगी है। लेकिन ये सतत चलने वाला कार्य है, तो ये होना चाहिए। यही वजह है कि जो एनजीओ चलाते थे मोदी सरकार आने के पहले ही कार्यकाल में, उन पे सब कार्रवाई हुई जो अवैध तरीके से ऐसे काम करते थे। उन सबको सबसे ज़्यादा मिर्ची आज के वक्त में लगती है। देखिए, जिसने लोगों के दर्द को धंधा बना रखा है, जो डर बेचते हैं, जो खौफ फैलाते हैं, उनके अब भारत में रहने के दिन पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके की छटपटाहट उनमें देखने को मिलती है। ठीक, मैं समझना चाहूँगा ह्यूमन राइट आर्टिकल 16 यूएस का डिक्लेरेशन क्या है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, मानव अधिकार जो है दुनिया के, उसमें एक डिक्लेरेशन है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी को किसी भी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, और धर्म के आधार पर शादी के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। मतलब अगर आप साफ साफ शब्दों में समझें तो आप दो लोग अलग धर्मों के हो सकते हैं, आप में प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम वह आधार नहीं हो सकता कि आपको धर्मांतरण करके शादी करने के लिए कहा जाए। आपके व्यक्तिगत संबंधों की, व्यक्तिगत विचारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, उसमें धर्म आड़े नहीं आ सकता। इसलिए प्रेमवश, ये यूएस का डिक्लेरेशन ये है। ये यूनिवर्सल लोग कहेंगे डिक्लेरेशन है। प्रियंका कानून को लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो ये कहता है कि धर्म के आधार पे विवाह को नहीं रोका जाए। मतलब आप में प्रेम है, प्रेम करिए, प्रेम से रहिए, लेकिन ये कि भाई अब जो है प्रेम लव जिहाद हो जाए तो फिर क्या? मैं इसको ट्रैफिकिंग मानता हूँ। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता जो किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काता हो। विस्तार दीजिए, कैसे ट्रैफिक है? देखिए, आप किसी का अगर ग्रूम करके, ग्रूमिंग को दुनिया के अनेक देशों ने, यूनाइटेड किंगडम उसमें शामिल है, कि ग्रूमिंग को एक अपराध की श्रेणी में रखा हुआ है। आप किसी के दिमाग को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने कॉन्शियस में नहीं रहता। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 18 जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैं समझ रहा हूँ अभी, कि अपने कॉन्शियस मतलब सजगता, अपनी सजगता के साथ मुझे अपने धर्म को मानने का या अपने धर्म को बदलने का पूरा अधिकार है। ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब कॉन्शियस होने की परिभाषा में जब आप इन्फ्लुएंस डालते हो, चाहे इन्फ्लुएंस चावल की बोरी का हो, चाहे इन्फ्लुएंस दबाव का हो, चाहे इन्फ्लुएंस प्रेम का हो, चाहे इन्फ्लुएंस ब्लैकमेलिंग का हो, वो सजगता को प्रभावित करता है। तो अब कानून की व्याख्या विशेषज्ञों का काम है। मनुष्य के
अधिकारों का, बेसिक अधिकारों का संरक्षण करना मर्मज्ञों का काम है। तो मर्म ये कहता है सब बातों का कि केवल इस आधार पर कि भाई दो अलग अलग धर्म के लोग हैं तो एक को धर्म बदलना ही है, ये गलत है। पहली बात, धर्म बदलवाकर विवाह करना ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के विपरीत है। किसी को इन्फ्लुएंस में लेके उसकी सजगता को प्रभावित करके उसका धर्म परिवर्तन करवाना ये गलत है। नहीं, धार्मिक आधार पर जब बात होती है तो धार्मिक आधार पर तो अभी तक देखिए खूब तलाक भी हो रहे थे, तो ये भी इसी के अंदर आता। देखिए, जब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो विवाह और तलाक दोनों के लिए वो बात एक जैसी करता है। जैसे विवाह में आने का अधिकार है, वैसे तलाक में जाने का भी अधिकार दोनों को बराबर है। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि भारत की सरकार ने, भारत की न्यायपालिका ने सबको बराबर न्याय दिया है। और जो बदनाम कानून थे, जो बदनुमा दाग थे, जो मध्ययुगीन परंपराएं थीं, उनको बदलने का काम किया है और 3 तलाक जैसे कानूनों का खात्मा देश में हुआ। लेकिन दुनिया कहती है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, कतर जैसे देश या तमाम ऐसे देश। देखिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के जो आप एनजीओस की बात कर रहे थे, ये झूठे सच्चे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन मैं भारत के संविधान की अगर बात करूं आपको, तो भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसमें मनुष्य के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं और उनके अक्षर अक्षर पालन के लिए भारत में पॉलिसीज़ हैं, भारत में कानून है, भारत में नियम है, भारत में व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में कहीं अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो वो देखने के लिए आयोग है। ये सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस अलग अलग प्रकार की हैं। आपने जिस देश का नाम लिया, कतर, आप नाम नहीं लेते? मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि विवादित विषयों में जाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये नाम आप कहाँ से ले रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, आप गनहरी से इसको लेके आए हैं। तो दुनिया भर के जो देश एक ग्लोबल अलायंस के सदस्य हैं, उसमें ये कतर उसके आजकल चेयरपर्सन है। मानदंड होना चाहिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल हैं, वही मानदंड होना चाहिए, उनके बियॉन्ड तो मानदंड की बात ही नहीं है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इलाज का अधिकार है, पोषण का अधिकार है, सबको बराबर बराबर मिले। अब ऐसे देश जिस संस्था को चेयर कर रहे हैं, जहां पर धर्म के आधार पर देश का शासक कौन होगा ये तय होता है। जिस देश का आप नाम ले रहे हैं वहाँ सुन्नी मुस्लिम ही शासक हो सकते हैं, या वहाँ पे 15% के आसपास जो है आबादी हिंदुओं की है, ऐसा एक अमेरिकन रिपोर्ट का कहना है। इसका कोई ऑफिशियल डाटा कतर की सरकार ने रिलीज नहीं किया है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो अमेरिकन डाटा है उस पर अगर यकीन करें तो 15% हिंदू है। लेकिन हिंदुओं को, हिंदू धर्म को उस देश में एक धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अब्राहमिक रिलीजन्स की प्रैक्टिस वहाँ पे हो सकती है। हमें जो मान्यता, जब अल्पसंख्यक होते हैं, या भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, जब धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होते हैं, तो आपके अधिकार सुनिश्चित करना मानवाधिकार संस्थाओं का, वहाँ के संविधान का, और जो दुनिया भर की संस्थाएं हैं उसकी रिपोर्टिंग करें, उन सबका काम होता है। तो नॉन अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं, वो बुद्धिस्ट हों, वो हिंदू हों, वो बहाई हों, उनके भी दुनिया में अधिकार हैं। तो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी सबको समान रूप से चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। मानवों के अधिकार केवल अब्राहमिक रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये दुनिया में देने के लिए एक बड़ा संदेश। और कम से कम ऐसे देश जहाँ पे धर्मांतरण करने पे सिर कलम कर देने का कानून हो, वो भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मानने वाले देश में मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं, तो हास्यास्पद बात होती है। यहाँ पर मुझे याद आता है डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान। उनसे कहीं पर पूछा गया कि भारत में
प्रेस को फ्रीडम नहीं है, भारत में भूखे लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसने लिस्ट बनाई ये बताइए। उस लिस्ट में उन्होंने जिक्र किया, आप देखिए कि प्रेस की फ्रीडम में अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, खाना खाने में पाकिस्तान हमसे ऊपर है। ये कितने लिस्ट बनाई है? जिनको हम खाना दे रहे हैं वो हमसे ऊपर कैसे हो सकते हैं? तो ये लिस्ट बनाने वाले जो होते हैं, ये इनका भी ये होता है कि जो देश आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा डिमीन करके रखा जाए, नीचे रखा जाए। देखिए, भारत के साथ ये षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दुनिया में ये पहली बार है कि एक दशक में भारत ने उसको जवाब देना शुरू किया है, ललकारना शुरू किया है। यू विल हैव टू बिहेव लाइक ए सुपर पावर, यू हैव टू फील लाइक इट। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आप महाशक्ति बनने की ओर चल पड़े हो। शेर को जंगल का राजा कोई आके बनाता है? शेर दहाड़ता है, लोग मान लेते हैं कि जंगल का राजा है। भारत दहाड़ रहा है। भारत के नागरिकों को यह बात समझना चाहिए कि भारत दहाड़ रहा है। ये दुनिया के तमाम जो बातें बता रहे हैं आप, अमेरिका तो साइन नहीं करता है ऐसी चीजों पे। जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, अमेरिका उसका मेंबर नहीं है, सुपर पावर है। तो लेकिन भारत के साथ एक अलग तरीके की परिस्थिति है। आज भी मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बुद्ध के देश हैं, हम शांति के देश हैं, हम मानवता के देश हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत बाद में बना है। हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि वाले देश हैं। मनुष्यों का वह संघ जहां सबके जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो, ये संदेश देने वाले भारत के हम लोग। तो भारत को उन सभी देशों को भी नागरिकों के अधिकारों को साथ लेके चलने का ये वक्त है। और वो लोग हमसे क्या बात करेंगे जो मुसीबत में मुंह छुपा के सो जाते हैं? मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, आज फिर ये मौका है तो बताता हूं। बिल्कुल। हम यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि वो दुनिया के लोगों के संरक्षण के लिए आगे आते हैं। कोविड का समय हमने सबने देखा। बिल्कुल। लोग मर रहे थे, मानवता शर्मसार थी। दुनिया के बड़े बड़े देश आरोप प्रत्यारोप में लगे थे। वो पश्चिम वाले कह देते थे कि ये वाले देश ने वायरस बना दिया, ये कहते थे कि इसने वायरस बना दिया। वो एक देश था जो कह देता था कि मैं दवाई की एपीआई नहीं दूंगा। अरे सोचो, लोग मर रहे हैं तो मैं एपीआई नहीं दूं। मतलब दुनिया भर की बातें थी, सब चीजें थी। एक देश उस समय ऐसा था जो मौन था। मौन रह के जो तपस्या की, उस तपस्या का परिणाम वैक्सीन था। और वैक्सीन पूरी दुनिया की मानवता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये वही देश तय कर सकता है जो बुद्ध का अनुयायी देश हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हो। सर्वे संतु निरामया जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको निरामय रखने के लिए वैक्सीन भारत से पहुंचाए गए। तो वो WHO UN की एजेंसी क्या कर रही थी भाई? जब दुनिया को बचाने के लिए आगे आने की बात थी तो भारत सबसे आगे खड़ा था। आज जब भारत की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को अफ्रीकन देशों में उनके सर्वोच्च सम्मान से इस कारण सम्मानित किया गया कि भारत ने वैक्सीन दिए जब हम संकट में थे, गर्व से छाती चौड़ी होती है। पैर छू लिया था किसी देश के राष्ट्रपति ने, था वो जो प्रेम है। ये प्रेम है। सामने ये प्रेम जो है ना, ये दादागिरी से नहीं आएगा। प्रेम तो प्रेम से अर्जित किया जाता है। और जब हम ये बात कर रहे हैं, तब अभी हाल में ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मोदी इज नॉट इंडियन लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर। देखिए, आप ग्लोबल समाज को, वैश्विक समाज को दिशा देने का काम करेंगे तो वो आपके कर्तव्यों में दिखेगा, आपके कृतित्वों में दिखेगा। टर्की में भूकंप आया, हम सबसे पहले खड़े थे। नेपाल भूकंप आया, हम सबसे पहले खड़े होते। आप आपदा बताओ किस दुनिया देश में आई, सबसे पहले खड़ा होता है भारत, सबसे आगे खड़ा होता है भारत। हम इनसे सीखेंगे मानवाधिकारों की परिभाषाएं। बुद्ध के देश है भाई, पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया हमने। बिल्कुल। हम तो पूरी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग किधर से भी घुस के आ जा रहे हैं। घुसपैठ एक समस्या है।
जब हम ग्लोबल पावर बन रहे हैं तो क्या इस समस्या से निपटा कैसे जाए? देखिए, पिछले दिनों मैंने भी इसका सामना किया। दिल्ली सरकार का एक दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उसका काम था कि जो लोग बेघर हैं उनको सोने के लिए रैन बसेरा दे, जगह दे। अब रैन बसेरा इसका नाम है हिंदी में। रैन मतलब रात, बसेरा मतलब ठिकाना, रात गुजारने का ठिकाना। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 10 रात, 15 रात। कोई अस्पताल में भर्ती है, 1 महीना लगेगा। कोई रोजी रोटी की तलाश में आया है, जब तक उसको स्थायी ठिकाना नहीं मिल रहा हो तब तक रहेगा, समय है। मुझे ऐसे लोग मिले जो 12-12, 15-15 साल से जो हैं शेल्टर्स में रह रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो भारत का नागरिक सड़क पर रहने को मजबूर है, सरकार के पैसे से शेल्टर चल रहा है, शेल्टर में 12-12 साल से वो लोग रह रहे हैं जो संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। तो भारत के नागरिक के मानव अधिकारों की कीमत पे उसको सड़क पे रह के ठंड में मरने को मजबूर करके अगर हम घुसपैठियों को रख रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दे रहे हैं, उसकी जानकारी सरकार को नहीं दे रहे हैं, अंडर द कारपेट छुपा रहे हैं, बांग्लादेशियों को वहां रख के उनके, मेरे को तो उन्होंने बोला वहां पे जो संदिग्ध बांग्लादेशी होने की संभावना रखते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे बोला, बड़े बड़े लोगों के नाम लेके बोला, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हर्षमंदर का नाम लेके बोला कि उसने राशन कार्ड बनवाए, उसने वोटर आईडी कार्ड बनवाए। क्या धंधा बना रखा है कि सरकार के टैक्स पेयर के खर्चे पे आप फर्जी तरीके से लोगों के आइडेंटिटी कार्ड तैयार करवा रहे हो, आप फर्जी तरीके से लोगों को नागरिक बना रहे हो। भाई, कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, कोई परसिक्यूटेड ग्रुप है, कोई प्रताड़ित आबादी है, भारत में आके रिफ्यूज मांगता है तो उसका तरीका है। जैसे म्यांमार से लोग आते हैं भारत में, एप्लीकेशन लगाते हैं, भारत सरकार ठीक समझती भाई इनकी आइडेंटिटी के आधार पे, इनकी एथनिसिटी के आधार पे इनकी जान को खतरा है, तो भारत सरकार संरक्षण देती है। सबसे आगे खड़ी है भारत की सरकार। लेकिन चोरी से, छिप के, फर्जी तरीके से कागज बनवा के भारत के नागरिकों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करके अवैध रूप से बताइए। आप मेहमान की तरह आइए, आपके घर, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेहमान की तरह भी आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में, अब तो आप कह रहे हैं छुप के, अब तो सामने से आके, अभी हाल फिलहाल में एक बांग्लादेशी जो कि कई सालों से यहाँ रह रहा है, दिल्ली आकर वो कह रहा था कि ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तब देखेंगे और उस टाइम पे बिस्मिल्लाह करके योगी का गला काट देंगे। कह रहा मैं बांग्लादेश का हूँ। अरे मुझे बोला एक ने दिल्ली में कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेके बोला कि मुझे उनसे तकलीफ है। तो मैं, क्यों तकलीफ है? मैंने पूछा उससे, तो बोला कि नहीं, वो हमारे अपनों में से नहीं है। अरे तू बांग्लादेश से आया तो तेरे अपनों में से हम प्रधानमंत्री बना के भारत में क्यों बैठाएंगे? भारत के नागरिकों के बीच में से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और किसी के दिमाग में अगर ये शक, शुबा, अंदेशा है कि हम एक दिन तादाद में इतने हो जाएंगे, घुस घुस के भारत पे कब्जा कर लेंगे, तो ये तो 1800 साल से लोग करते आ रहे हैं, कोशिश कभी कर नहीं पाए, ये हो भी नहीं पाएगा। लेकिन इनको बाहर निकालना है और सम्मानजनक तरीके से इनके मानव अधिकारों का संरक्षण करते हुए, इनका, अगर ये प्रोसिक्यूटेड हैं तो वो संरक्षण दें, अगर प्रोसिक्यूटेड नहीं है और केवल घुसपैठ करने के लिए आए हैं तो डिपोर्ट करें। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों का यह दायित्व बन जाता है कि भारत सरकार को विलंब के बिना तत्काल सूचित करें। राज्य सरकारें अगर अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं तो वो गलत है। अच्छा, उन्होंने तो एक तारीख तय कर रखी है कि यहाँ तक बहुमत में आके गजवाए हिंद तो कर ही जाएंगे 2047। तो देखिए, गजवाए हिंद के बारे में मैं पहले भी कई बार बात करता रहा हूँ। ये कुछ कठमुल्लों द्वारा भारत में डर का माहौल बनाने के लिए दिया गया एक जुमला है। हमको इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। गजवा अजवा हिंद कोई नहीं कर पाएगा।
और ये तो मतलब आप देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, तुगलक से लेकर के, बाबर से लेकर के, गौरी से लेके, गजनबी से लेके, सब आए, मर गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, चले गए। तो ये तो इनका ख्वाब है, ठीक है, देखते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानवाधिकारों का हनन एक बोर्ड और कर रहा है, नाम है वक्फ बोर्ड। देखिए, वो जो भी मामला जेपीसी के समक्ष है या कानून के समक्ष है या एक ऐसी संस्था के समक्ष है जो मनुष्यों के, मानवों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है, उस पर मैं फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। हालांकि मानव अधिकारों के उल्लंघन का जो भी काम कर रहा है, वहाँ पर सुधार होने की आवश्यकता है, वो होना चाहिए। चलिए, वो जेपीसी भी मामला है, लेकिन एक बयान पे मैं आपकी राय जरूर चाहूँगा। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, वो कहते हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो वक्फ की ज़मीन है 54 बीघा। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बयान आया वक्फ कि शब्द का कि मतलब मानते हैं क्या, समझते हैं मैं क्या होता एक उस पे योगी आदित्यनाथ का काउंटर भी बताया था। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, वक्फ पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा लें तो गनीमत रहेगी, एक एक इंच छीन कर ले लेंगे। है? देखिए, वक्फ का मतलब क्या, वक्फ के मायने दान क्या में है? हुई मिली जमीन। हमने 1947 में पाकिस्तान पूरा वक्फ कर दिया, जाओ। हमने किया ना, हमारे पुरखों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। तो खैर, इट वाज ऑन ए लाइटर नोट, डोंट टेक इट सीरियसली। बात यह है कि किसी ने इस उद्देश्य के साथ वक्फ किया कि भाई उसका सदुपयोग हो, उस पर काबिज होके बैठ के दुरुपयोग करना, पैसा कमाना, कौम की मदद नहीं करना। कौम के छोटे छोटे बच्चे जो हैं कचड़ा बीन रहे हैं, कौम के जो लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, कौम के लोग जो हैं वो रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी पे महल बने हुए हैं। तो ये बेकार सी बात है। बेहतर होगा कि वक्फ से आपको जो आमदनी हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट करें, वो कौम के लिए है, तो कौम की भलाई में उस पैसे का उपयोग करें, भ्रष्टाचार बंद करें, चोरी बंद करें। आपको कयामत के दिन अपनी शक्ल दिखाना है, किसी से नहीं डर रहे ना। जिसको दिन में 5 बार पूछते हो उस अल्लाह से डरो, जिनकी इबादत करते हैं दिन में 5 बार, उनसे डरो कि वक्फ की हुई प्रॉपर्टी से जो कमाई करके आप अपना घर भर रहे हो वो हराम है, ये पचेगा नहीं, यही निकलेगा सब। तो क़यामत के दिन का खौफ इनके दिमाग में होना चाहिए, जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज़ पे काबिज होके बैठे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई चल रही। मैं संभल पे एक जवाब चाहूँगा, लगातार वहाँ से कंट्रोवर्शियल है, चीज़ें निकल रही हैं। कंट्रोवर्शियल है, मानव अधिकारों से संबंधित नहीं है। एक जिम्मेदार दायित्व पर बैठा हुआ हूँ, तो आज केवल वही बात जो मेरे दायित्व से संबंधित है। चलिए, फिर ऐसे में कुंभ में साधु संत मांग कर रहे हैं कि एंटी सनातनी महाकुंभ में नहीं आने चाहिए। क्या ये मुस्लिमों की आना चाहिए? एंटी सनातनी जो है, देखिए, क्या धर्म ये का विषय, देखिए, मुस्लिमों या दूसरे धर्मों के धर्म मानवाधिकार धर्म का जो विषय है वो धर्म से जुड़े हुए लोग निपटाएं। इसमें ना सरकार को घुसना चाहिए, ना बाकी लोगों को घुसना चाहिए। जो धार्मिक विषय है उसे धार्मिक लोग, जो धर्म के लीडर्स हैं, जो धर्म को दिशा देने वाले लोग हैं, वो आपस में बातचीत करके निपटाएं। हम लोगों का उसमें बोलना उचित नहीं होता। बढ़ती जनसंख्या भी अधिकारों में हनन पैदा करेगी। बढ़ती जनसंख्या पाप है। देश में सीमित संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके देश को महान बनाना है। जनसंख्या, 55 साल का आदमी मुझे मिला जिसने हाल ही में बच्चा पैदा किया है। अब 55 साल की उम्र तक बच्चा पैदा करके मुझसे बोलता है कि देश ने मेरे लिए क्या किया। अरे तुम कुछ काम नहीं करते, तुम शेल्टरों में रह रहे हो, रेन बसेरों में दिन गुजार रहे हो, सरकार के पैसे से 5-5 बच्चे पाल रहे हो। 55 साल की उम्र के बच्चा पैदा करने की उम्र होती है। तो ऐसे लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना देश के लिए बेहद ज़रूरी है। एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर जवाब देना चाहे, 1991 वर्षिप एक्ट क्या मानवाधिकारों के किसी पक्ष का हनन नहीं करता? उसके आधार पर अगर मस्जिदों का सर्वे करवाया जा रहा है। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है अभी। ये मामला अनेक फोरम्स में है, जो निश्चित रूप से न्यायिक फोरम है, इसलिए इस पर फिलहाल टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो जो नई जिम्मेदारी मिली है
पिछले पॉडकास्ट में तो बड़ी बातें हुई थी, लेकिन इस नई जिम्मेदारी में अलग क्या होगा? पिछले पॉडकास्ट में जब मैं आपके साथ बैठा था, आपकी सहयोगी के साथ, तो मैं किसी संवैधानिक या स्टैट्यूटरी दायित्व पे नहीं था। उस वक्त स्थितियां कुछ और थी, इस वक्त स्थितियां कुछ और है। तो हाँ, लेकिन बात यह है कि जो जिम्मेदारी होती है वो कर्तव्य बोध लेके आती है। मुझे कर्तव्य का बोध है कि मेरा उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो पीड़ित है, उन लोगों की मदद करना है जो शोषित है, उन लोगों की मदद करना है जो अंतिम पंक्ति में आखिर में खड़े हुए हैं। उनके लिए काम करना मेरा ड्यूटी है, तो उनके लिए काम करना मैंने शुरू किया है। आप लोग आकलन करेंगे, महीने 2 महीने निकलने दीजिए, फिर बैठेंगे। अच्छा, जैसे महिला आयोग है, मानते हैं पुरुष आयोग भी होना चाहिए? जो शोषित और पीड़ित वर्ग हैं, जिनका सदियों तक, बरसों तक दोहन हुआ है, वो अपनी शिकायतें कहीं कह सकें, इसके लिए आयोग बनाए गए। मानवाधिकार आयोग तो सभी प्रकार की शिकायतों को सुनने का प्लेटफॉर्म है। मानवाधिकार आयोग जेंडर बेस्ड आयोग नहीं। जैसे बच्चों का आयोग बच्चों की सुनेगा 18 से कम, महिलाओं का आयोग जेंडर के आधार पर महिलाओं की सुनेगा, एससी आयोग केवल एससी की सुनेगा, एसटी आयोग केवल एसटी की सुनेगा। मानवाधिकार आयोग सबकी सुनता है, तो शिकायत करें। मतलब अलग पुरुष आयोग नहीं होना? मानवाधिकार आयोग है ना, मदर कमीशन है, वो सबकी सुनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला आयोग नहीं होना चाहिए, उनके साथ जितनी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रताड़नाएं मानवाधिकार हुई, उसके लिए जरूरी है। मानव अधिकार आयोग की परिभाषा में पुरुष, महिला, बच्चे, ट्रांसजेंडर सब कवर्ड, सब कवर्ड। अच्छा, अधिकारों का इतना हनन होता है, बड़ा वक्त लग जाता है किसी चीज में फैसला आने में, तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं आपके दिमाग में क्या हैं कि जो होनी चाहिए देश में? देखिए, मैंने आयोग में जो पिछले 7-8 दिन से काम शुरू किया है, ये तय करने का काम कर रहा हूँ कि शिकायत आए, निष्पादन त्वरित हो, तत्काल हो और इफेक्टिव हो, जिससे कि शिकायत करने वाले को समझ में आए कि मुझे न्याय मिला। मैं आयोग की अपने कार्यक्षेत्र में स्थितियों को सुधार कर, गति प्रदान करके इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, खबर खत्म इसी के साथ करते हैं कि प्रियंक नाम तो चलिए बहुत लोगों का होता है, ये टाइटल कानून गो कैसे? ये तो कानून को असल में मेरे पुरखों को कभी टाइटल मिला होगा। मेरे परिवार में जाति वाति में हम लोग यकीन नहीं करते। तो मैं कायस्थ हूँ, अब मैं श्रीवास्तव लिखूँ, सक्सेना लिखूँ, तो मैं जाति का प्रदर्शन कर रहा हूँ। जाति का प्रदर्शन करके मैं अपनी जाति के प्रभावशाली लोगों को आकर्षित कर रहा होता हूँ, या अपनी जाति के कम प्रभावशाली लोगों को आकर्षित कर रहा होता हूँ कि मेरी तरफ आओ, हम एक संगठन बनाएंगे, हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसके आधार पे हम जो है फिर अपनी अपनी जाति के लोगों का भला करेंगे। मेरे परिवार ने कभी भी इस बात में यकीन नहीं किया। सरनेम छोड़ा, जाति छोड़ी। जब जाति छोड़ी तब ये कानून को पुराना टाइटल था। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कागजों में, सरकार के दस्तावेजों में, तो कभी पुराना टाइटल रहा होगा पुरखों का, वो लिखने लगे। अच्छा, अब एक सवाल और यहाँ पर उठ खड़ा हुआ कि जातिगत जनगणना की बड़ी बात होती है, उसमें जब अलग अलग जातियाँ बांटी जाएंगी और फिर उसके आधार पर बात किया जा रहा है जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ऐसे में दूसरे की हिस्सेदारी का अधिकार नहीं? मेरा ये मानना है कि देश धर्म के, जाति के, लिंग के, क्षेत्र के, रंग के भेदभाव के ऊपर होता है। हमको देश बनाना है, और देश बनाने के लिए हम निकले तो 2047 में वो भारत बनाना है जिसको देख के लोग कहें कि नागरिकता तो इसी भारत की होनी चाहिए। तो ये बात नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं पॉलिटिकल सवालों का कोई उत्तर नहीं देना चाहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपका आने के लिए और जुड़ने के लिए, मानवाधिकारों की बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, जिन्होंने मानवाधिकारों को लेकर बात की, देश और दुनिया के मानवाधिकारों को लेकर बात की। अब आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। किसी और सक्सेस से किसी और दिन यहाँ पर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।